जय हिंद दोस्तों, टॉप लर्निंग में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ आप बेहतरीन होंगे और आपकी बेहतरीन बोर्ड की एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। इसलिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7वां। चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार। इस चैप्टर को हम अच्छे से समझने वाले हैं। इस चैप्टर के हम नस तक जाएंगे, एक एक चीजों को अच्छे से समझने वाले हैं। जैसे कुछ टॉपिक लिख कर लाया हूँ जिनको हम पहले समझेंगे। जैसे परिवहन समझेंगे, परिवहन के प्रकार, फिर हम सड़क स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन, सहज नहर, पनामा नहर, महामार्ग, सड़क और रेल परिवहन, संचार। अर्थात देखो ये कुछ टॉपिक है। मतलब मैं इस चैप्टर का मात्र 2% लिख कर लाया हूँ, नहीं तो इस चैप्टर में बोर्ड कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाता है मेरा बोर्ड, इस वजह से मैं पूरा टॉपिक लिख कर नहीं लाया। तो ये आप चाहते हैं ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए तो वीडियो आप अंत तक देखना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी बोर्ड के एग्जाम बहुत जल्द आने वाले हैं और आपके पास ज्यादा समय नहीं है। यदि आपको वीडियो नहीं देखना मत देखो, पर जाकर बुक से पढ़ाई करो। बस मेरा यही उद्देश्य कि आप पढ़ाई करो और बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। जियोग्राफी में आप 70 में 70 नंबर लाओ, मैं ही भगवान से दुआ करूंगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आओ हम पहले टॉपिक समझते हैं। हमारा पहला टॉपिक समझेंगे हम परिवहन, फिर हम समझेंगे परिवहन के प्रकार। परिवहन के प्रकार में समझेंगे पहले स्थल परिवहन, स्थल परिवहन में हम समझेंगे सड़क परिवहन और रेल परिवहन। फिर हम समझेंगे महामार्ग, इसी में महामार्ग, फिर जल परिवहन, फिर वायु परिवहन, फिर पाइपलाइन इत्यादि चीज इस टॉपिक में समझने वाले हैं। आओ समझते हैं परिवहन क्या है। हमारे चैप्टर का नाम है परिवहन एवं संचार। तो हम सबसे पहले समझेंगे परिवहन क्या होता है। हमें सबसे पहले समझना है परिवहन क्या है। तो उसे समझो कि परिवहन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। किनसे? परिवहन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि प्लस वाहन से। किससे? परि प्लस वाहन से मिलकर बना है परिवहन। परि का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है? देखो, परि का अर्थ है चारों ओर और वाहन का मतलब होता है ढोना, किसी चीज को ढोना। तो परिवहन की दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? परि प्लस वाहन से मिलकर बना है। परिवहन का अर्थ है चारों ओर और वाहन का अर्थ है ढोना। अर्थात परिवहन का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर ढोना, किसी भी वस्तु को चारों ओर ढोना परिवहन कहलाता है। देखो एक बार और समझो कि परिवहन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि प्लस वाहन से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। वाहन का मतलब होता है ढोना। अर्थात परिवहन का शाब्दिक अर्थ हुआ चारों ओर ढोना। क्या? चारों ओर की वस्तुओं को ढोना परिवहन कहलाता है। इसके आगे समझो कि वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। वस्तुओं तथा व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहा जाता है। आधुनिक समय में मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक दिन प्रतिदिन की क्रियाओं एवं व्यापार के लिए परिवहन के साधनों का होना एक आवश्यक बन गई है, एक आवश्यकता बन गई है। यदि आप देखो, आपको जैसे स्कूल जाना है तो आप किससे जाते हो? या बस से जाते हो, या साइकिल से जाते हो, या फिर आप बाइक से जाते हो। आपको कहीं घूमने जाना है तो आप किससे जाते हो? ये तो ट्रेन से जाते हो, या फिर कार से जाते हो, या फिर आप किसी भी साधन से जाते हो, बस से, ट्रेन से जाते हो। ठीक है? तो परिवहन जो है वो आज के लिए आधुनिक समय में व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने आने के लिए और व्यापार करने के लिए एक आवश्यक अंग बन गया है व्यापार, परिवहन। ठीक है? तो वस्तुओं तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। आधुनिक समय में मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को, मतलब जैसे क्रियाओं को, बाजार जाना है, स्कूल जाना है, घूमने फिरने जाना है, और व्यापार के लिए परिवहन, मतलब व्यापार करने के लिए हमें जाना है। तो व्यापार के लिए परिवहन के साधनों का होना एक आवश्यक बन गया है, आवश्यकता बन गई है। यदि परिवहन नहीं होंगे तो हमारे बहुत से काम होंगे, सभी काम, पर उनमें बहुत, जैसे हम स्कूल जाना है, स्कूल हमसे मान लो 1 किलोमीटर दूर है, हम पैदल जाएंगे तो हमें मान लो 30 मिनट लगेंगे। यदि हम बाइक से जाएंगे तो हमें 5 मिनट लगेंगे, कार से जाएंगे तो 2 मिनट लगेंगे। ऐसी तरह समझो। ठीक है? कि ये आवश्यकता बन गई। यदि परिवहन नहीं होंगे तो हमें उसी काम को करने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। तो समय की बचत करने के लिए हमने परिवहन बनाया। परिवहन से हमें बाजार जाना है, व्यापार करना है, इसलिए हमें ये आवश्यकता बन गई है। आशा करता हूँ आपको परिवहन समझ में आ गया होगा। एक बार और समझो कि परिवहन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परि प्लस वाहन से। परि का मतलब होता है चारों ओर और वाहन का मतलब होता है ढोना। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हम कह सकते हैं कि चारों ओर ढोना। वस्तु तथा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। आधुनिक समय में मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक दिन प्रतिदिन की क्रियाओं एवं व्यापार के लिए परिवहन के साधनों का होना एक आवश्यकता बन गई है। अब हमें समझना है परिवहन के प्रकार। हमें परिवहन के प्रकार, इसी हमने परिवहन के प्रकार समझना है। हमारा चैप्टर भी यही है, परिवहन।
तो देखो परिवहन में हम क्या क्या समझने वाले हैं, स्थल परिवहन हम समझ लेंगे, फिर हम जल परिवहन समझेंगे, फिर वायु परिवहन, फिर पाइपलाइन और लास्ट में हम समझेंगे संचार। देखो इसमें स्थल परिवहन में देखो जैसे आ जाती है सड़क, रेलवे। जल परिवहन जैसे कि जल में जहाज़ों को जाना, पानी वाले जहाज़ों का। वायुयान, वायु परिवहन में वायुयान होते हैं। पाइपलाइन में पाइपलाइन से जैसे तेल है, ईंधन है, कोयला है और गैसें हैं, इनका संचार किया जाता है, ठीक है। तो वही हम समझने वाले हैं पाइपलाइन में। वायु परिवहन में यात्रियों, आज देखते हो कि एरोप्लेन कितनी ज़्यादा समय की बचत करते हैं। जैसे हमें कहीं एक देश से दूसरे देश जाना है, उसमें हम जल्दी से पहुंच जाते हैं परिवहन। और यदि हम सड़क से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, रेलवे से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी को बचत करने के लिए हमने वायु परिवहन बनाया। जल परिवहन से हमारे ये सबसे सस्ता परिवहन होता है और इसमें एक साथ में लाखों की संख्या में माल को ढो सकते हैं। तो परिवहन के प्रकार में हम सबसे पहले समझने वाले हैं स्थल परिवहन। तो आओ समझते हैं स्थल परिवहन क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे स्थल परिवहन। स्थल परिवहन जिसमें भूमि और सड़कों को पटरियों, देखो पटरियों में क्या होता है, रेलवे होती है, क्या रेलगाड़ी चलती है, ठीक है। इसमें भूमि और सड़कों, भूमि में देखो भूमि पर सड़कें होती हैं और सड़कों पर ही पटरियां होती हैं, ठीक है। तो इसमें भूमि और सड़कों और पटरियों पर वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही शामिल है। पहले मनुष्य स्वयं पालकी या डोली, पालकी जानते होगे, डोली जिसमें मतलब पहले देखो डोली बैलगाड़ी चलती थी, पालकी, पालकी उसे बोलते हैं जिसमें पहले कोई लड़की की शादी हुआ करती थी तो उसमें वो बैठ के आया करती थी, 4 लोग उसे उठाया करते थे, गोल टाइप की हुआ करती थी, डोली भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। वहाँ थे। बाद में खच्चरों, मतलब फिर बाद में खच्चर आ गए, फिर घोड़ों पर, ऊँटों पर जैसे जानवरों का उपयोग किया जाने लगा, किसमें, सामान को ढोने के लिए। देखो समझो, इसमें भूमि और सड़कों और पटरियों पर वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही शामिल है। पहले मनुष्य स्वयं पालकिया डोली के वाहक थे, बाद में खच्चरों पर, घोड़ों पर, ऊँटों पर, अब देखो रेगिस्तान में ऊँट चलते हैं, जैसे जानवरों का उपयोग किया जाने लगा था। स्थल परिवहन में आगे समझो, हमारा दूसरा पॉइंट समझ सकते हैं स्थल परिवहन का, कि उत्तरी अमेरिका में कुत्तों, देख उत्तरी अमेरिका में कुत्तों और बारहसिंगों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। भारत में बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था सामान को खींचने के लिए, गाड़ी को खींचने के लिए। 18वीं शताब्दी, कब, 18वीं शताब्दी में भाप इंजन, किसका, भाप इंजन का आविष्कार हुआ। आविष्कार के बाद क्रांति आई, क्या, आविष्कार के बाद क्रांति आई, जिसने आंतरिक दहन इंजनों के आविष्कार के साथ रेलवे और रोडवेज, रोड मतलब रोडवेज बस की शुरुआत हुई। उत्तरी अमेरिका में कुत्तों और बारहसिंगों का इस्तेमाल किया जाता था गाड़ी को खींचने के लिए या सामान ढोने के लिए। भारत में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता था सामान ढोने के लिए। 18वीं शताब्दी में भाप इंजन का आविष्कार हुआ। अब बाद में इसमें क्रांति आ गई, किसमें क्रांति आ गई पता है, संसाधनों में क्रांति आ गई, जिसमें से देखो रेलवे आ गई, रोडवेज आ गई, कार आ गई, इत्यादि सामान्य आ गई, हमने आविष्कार किया, ठीक है। इसके आगे समझो, तीसरे पॉइंट में हम समझ सकते हैं कि भूमि परिवहन के नए साधनों एवं पाइपलाइन, रोडवे और केबलें हैं। रस्सी और केबलें आमतौर पर खड़ी पहाड़ी, ढलानों और खानों पर पाए जाते हैं, जो सड़कों के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है। अब देखो, जो भूमि परिवहन के लिए नए साधनों में पाइपलाइन, रोडवे या रोडवेज, ठीक है, और केबल देखते हो कि आज देखते हो जमीन के नीचे इंटरनेट के जितने भी सोर्स चलते हैं, 4G 5G, इंटरनेट जमीन के नीचे केबल गड़ी हुई है, क्या, केबल को गाड़ दिया गया, जिससे अब मतलब उससे ही द्वारा इंटरनेट पहुंचाया जाता है, ठीक है, केबलों द्वारा। रस्सी और केबलों आमतौर पर खड़ी पहाड़ी, मतलब खड़ी पहाड़ियों पर, ढलानों में और खानों पर प्राप्त नहीं की जा सकती, पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर पाए जाते हैं ये, पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जो सड़कों के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। ये था हमारा स्थल परिवहन। अब स्थल परिवहन में हमें समझना है सड़क परिवहन क्या है। तो अब समझते हैं हम सड़क परिवहन के बारे में। सड़क परिवहन में समझो कि स्थल परिवहन के माध्यम के रूप में सड़कों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। स्थल परिवहन में के माध्यम में रूप में देखो, स्थल परिवहन में सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है, सड़कों का उपयोग किया जाता है। विश्व में सड़कों की लंबाई रेल मार्ग की कुल लंबाई का लगभग 14 गुना है। इस लाइन को आप एक बार और समझो कि विश्व में सड़कों की लंबाई, किसकी, सड़कों की लंबाई रेल मार्गों की कुल लंबाई का लगभग 14 गुना है। यूएसए में कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 33% है, कितना, सॉरी 30% है, कितना, 30% है। एक बार इसको और समझो कि यूएसए में
कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 30% मिलता है। यूरोप में 20%, कहाँ यूरोप में 20%, रूस में 15% तथा शेष एशिया में 15% भाग पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रोड पाया जाता है। कनाडा में कुल सड़कों की लंबाई का 4% भाग मिलता है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं अन्य देशों में कुल सड़कों की लंबाई का 16% भाग पाया जाता है। एक बार इसको और समझो। सड़क परिवहन में देखो कि स्थल परिवहन के माध्यम के रूप में सड़कों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। सड़कों का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है क्योंकि ये आपके गांव गली में जा सकती है। जो रेलवे है वो आपके गांव गली में नहीं जा सकती है, इसलिए हम सड़कों का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। विश्व में सड़कों की लंबाई रेल मार्ग की कुल लंबाई का 14 गुना है। यूएसए में कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 30% मिलता है। यूरोप में 20% मिलता है। रूस में 15% मिलता है। शेष एशिया में 15% मिलता है तथा कनाडा में कुल सड़कों की लंबाई का 4% भाग मिलता है तथा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं अन्य देशों की में कुल सड़कों की लंबाई का 16% भाग पाया जाता है। अब हमें समझना है रोड्स, अर्थात सड़क बोल लो या सड़कें बोल लो, ठीक है। अब हम समझना है रोड्स। तो सड़क में देखो, समझो कि सड़क मार्ग परिवहन के साधनों में सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण साधन है। सड़क मार्ग परिवहन के साधनों में सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण साधन है। सड़कों का निर्माण किसी भी प्रकार की भूमि पर आसानी से किया जा सकता है। देखो, सड़कों का निर्माण किसी भी प्रकार की भूमि पर आसानी से किया जा सकता है। वहाँ चाहे काली मिट्टी हो, दलदल हो, वहाँ पर भी हम पुल बना सकते हैं और आसानी से रोड ढाल सकते हैं। आप देखते हो कि नदियों के ऊपर पुल बने रहते हैं, मतलब बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनमें देखो बड़े बड़े पुल बने रहते हैं। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि सड़कों का निर्माण करने के लिए किसी भी प्रकार की भूमि में आसानी से किया जा सकता है। भारत का सड़क नेटवर्क 63.33 लाख किलोमीटर से भी अधिक है। देखो, इसको एक बार और समझो कि भारत का सड़क नेटवर्क 63.33 लाख किलोमीटर से भी अधिक है, जिसके कारण इसे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क होने का गौरव प्राप्त है। एक बार इसको और समझो कि जिसके कारण इसे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क होने का गौरव प्राप्त है। किसे? भारत को। भारत का जो सड़क नेटवर्क है वो 63.33 लाख किलोमीटर का है। भारत में 1.45 अर्थात 1.45 लाख किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत में 1.45 लाख किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन सबसे सुविधाजनक साधन है। सड़कें किसी देश के व्यापार, उद्योग, कृषि तथा वाणिज्य के विकास के लिए प्राकृतिक वरदान बनकर आई है। एक बार इसको और समझो, ठीक है। मैं इसको बाद में समझाऊंगा, पहले आप थोड़ा इसको और आगे समझ लो कि पर्यटन के विकास में सड़कों का योगदान अद्वितीय है। एक बार हम इसको और अच्छे से समझते हैं दोबारा से कि सड़क मार्ग परिवहन के साधनों में सबसे प्रारंभिक और महत्वपूर्ण साधन है। सड़कों का निर्माण किसी भी प्रकार की भूमि पर आसानी से किया जा सकता है। भारत का सड़क नेटवर्क 63.31 लाख किलोमीटर से भी अधिक है। इसके कारण इसे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क होने का गौरव प्राप्त है। भारत में 1.5 लाख अर्थात 1.45 लाख किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन सबसे सुविधाजनक साधन है। सड़कें किसी देश के व्यापार, उद्योग, कृषि तथा वाणिज्य के विकास के लिए प्राकृतिक वरदान बनकर आई है। पर्यटन के विकास में सड़कों का योगदान अद्वितीय है। ये पर्यटन क्या है? देखो, पर्यटन स्थल होते हैं जहाँ पर लोग कुछ समय के लिए छुट्टियों में घूमने जाते हैं, उन्हें पर्यटन बोलते हैं। पर्यटन है उनके लिए पर्यटन के लिए विकास में सड़कों का योगदान बहुत है। देखो, पर्यटन मान लो कहीं गांव से दूर बसाया अर्थात शहर से दूर बसाया, उसमें सड़कों का निर्माण करना बहुत ज़्यादा योगदान। तो जहाँ जहाँ पर्यटन है वहाँ पर सड़कों का निर्माण जो होता है, तो पर्यटन का योगदान बहुत ज़्यादा है सड़कों के विकास में, ठीक है। ये था हमारा सड़क। अब इसके आगे थोड़ा सा पॉइंट है, उसे समझ लो। नोट पॉइंट, इस नोट पॉइंट को अच्छे से समझना। विश्व की मोटर वाहन योग्य सड़कों की कुल लंबाई 1.5 लाख किलोमीटर
है, जिसका 33% भाग अमेरिका में है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सर्वाधिक चलित वाहनों की संख्या इसी महाद्वीप में पाई जाती है। इस नोट पॉइंट को अच्छे से समझ लो कि विश्व की मोटर वाहन योग्य सड़कों की कुल लंबाई 1.5 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग अमेरिका में है। सर्वाधिक सड़कें घनत्व और सर्वाधिक चलित वाहनों की संख्या भी इसी महाद्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सड़क का घनत्व। क्या हमें समझना है? अब समझना है हमें सड़क का घनत्व। तो सड़क घनत्व का अर्थ है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्गों की लंबाई। सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। सड़क का घनत्व समझो कि सड़क घनत्व का अर्थ है प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्ग की लंबाई। सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। सड़क घनत्व का सेकेंड पॉइंट समझो कि दुनिया का कुल मीटर योग्य सड़क की लंबाई केवल लगभग 15 मिलियन किलोमीटर है। दुनिया का कुल मीटर योग्य सड़क की लंबाई केवल लगभग 15 मिलियन किलोमीटर है, यह किमी है, जिसमें उत्तरी अमेरिका ने अलग से 33% हिस्सा लिया है। हालांकि पश्चिम यूरोप की तुलना में उत्तरी अमेरिका में वाहनों की संख्या के साथ साथ उच्चतम सड़क घनत्व भी दर्ज किया गया है। एक बार और समझो कि दुनिया का कुल मीटर योग्य सड़क की लंबाई केवल लगभग 15 मिलियन किलोमीटर है, जिसमें उत्तरी अमेरिका ने अलग से 33% हिस्सा ले रखा है। हालांकि पश्चिमी यूरोप की तुलना में उत्तरी अमेरिका में वाहनों की संख्या के साथ साथ उच्चतम सड़क घनत्व भी दर्ज किया है। नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है यातायात प्रवाह क्या है। ठीक है, ट्रैफिक फ्लो के बारे में समझना है कि यातायात प्रवाह क्या है। तो यह सड़कों पर यातायात को संदर्भित करता है। यह सड़कों पर यातायात को संदर्भित करता है जो हाल के वर्षों अर्थात कुछ गत वर्षों में, कुछ मतलब पीछे के 10 से 20 वर्ष समझ लो, 50 वर्ष समझ लो। ठीक है, तो कुछ हाल के वर्षों में नाटकीय रूप में बढ़ गया है। चूंकि सड़क नेटवर्क यातायात की मार्गों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए भीड़ होती है। यातायात प्रवाह में क्या समझो, ट्रैफिक फ्लो के बारे में समझना है कि ये सड़कों पर यातायात में संदर्भित करता है जो हाल के वर्षों में नाटकीय रूप में बढ़ गया है। चूंकि सड़क नेटवर्क यातायात की मांगों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है सड़क परिवहन का महत्व क्या है। क्या सड़क परिवहन का महत्व हमें समझना है। तो समझो कि सड़क मार्गों का निर्माण रेल मार्ग की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। इसके रख रखाव पर व्यय भी कम होता है। व्यय मतलब खर्च कम लगता है। सड़क मार्ग का निर्माण रेल मार्ग की अपेक्षा सस्ता पड़ता है और इसके रख रखाव पर व्यय भी कम होता है। व्यय मतलब खर्च कम होता है, खर्च भी कम होता है। दूसरा पॉइंट समझो कि सड़कों का निर्माण पर्वतीय, पठारीय, मैदानीय, मरुस्थलीय, ऊंची नीचे, ढालू या ढलान, ठीक है, किसी भी प्रकार की भूमि धरातल पर किया जा सकता है। सड़कों का निर्माण पर्वतीय, पठारीय, मैदानी, मरुस्थलीय, ऊंची नीचे, ढालों पर किया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार की भूमि या धरातल पर किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट समझ लो कि सड़कों से व्यक्ति अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंचा जा सकता है, जबकि रेल व्यक्ति को स्टेशन पर ही छोड़ देती है। सड़कों से व्यक्ति अपने घर, कारखाने इत्यादि तक वो आसानी से पहुंच जा सकता है, जबकि रेल व्यक्ति को स्टेशन तक ही छोड़ के चली जाती है। पॉइंट समझो कि सड़कें पर्यटन को बढ़ावा देकर अनेक लोगों के लिए आजीविका के साधन तैयार कर देती हैं। सड़कें पर्यटन को बढ़ावा देती हैं, अनेक लोगों के लिए आजीविका के साधन तैयार कर देती हैं। पांचवा पॉइंट समझो कि सड़कें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में योग देकर राष्ट्र के आर्थिक विकास में 4 चांद लगा देती हैं। सड़कें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में योग देकर राष्ट्र के आर्थिक विकास में 4 चांद लगा देते हैं। छठवां पॉइंट समझो कि सड़क परिवहन कृषि, उद्योग तथा व्यवसायों का पोषण करके अनेक
उनके विकास में सहायक बनता है। सड़क परिवहन कृषि उद्योग तथा व्यवसायों का पोषण करके उनके विकास में सहायक बनता है। लास्ट पॉइंट हमारा कि सड़क द्वारा कम दूरी आसानी से शीघ्र तय की जा सकती है। सड़क द्वारा कम दूरी आसानी से शीघ्र तय की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाईवे। क्या? हाईवे। हाईवे मतलब महामार्ग के बारे में हमें समझना है। अब हम समझेंगे महामार्ग के बारे में। समझो कि महामार्गों का निर्माण हो जाने से सड़कें दूर दराज स्थलों को जोड़ने में सक्षम हो गई हैं। एक राज्य से दूसरे राज्यों को जोड़ने वाली 6 से 8 लेन वाली सड़कें महामार्ग कहलाती हैं। यहाँ तक एक बार और समझो कि महामार्गों का निर्माण हो जाने से सड़कें दूर दराज स्थलों को जोड़ने में सक्षम हो गई हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाली 6 से 8 लेने वाली सड़कें महामार्ग कहलाती हैं। अब इनके कुछ पॉइंट है, उन्हें समझ लो। पहला पॉइंट समझो कि इन महामार्गों की चौड़ाई 80 मीटर तक होती है। इन महामार्गों की चौड़ाई 80 मीटर तक होती है। भारत का महामार्ग NH07 अर्थात NH7 सबसे लंबा महामार्ग है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। भारत का महामार्ग NH7 सबसे लंबा महामार्ग है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तीसरा पॉइंट समझ लो कि भारतीय सड़क विकास की सबसे महत्वाकांक्षी योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता नगरों में को जोड़ती है। ये पॉइंट और समझो, ये पॉइंट अच्छा भी है और महत्वपूर्ण भी है कि भारतीय सड़क विकास की सबसे महत्वाकांक्षी योजना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता नगर को जोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है वो से समझो। सीमावर्तीय सड़कें क्या होती हैं उन्हें समझते हैं कि सीमावर्तीय सड़कें क्या हैं। किसी देश में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों को रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने की प्रतिरक्षता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक बार इसको और समझो कि किसी देश में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। किन्हें कहा जाता? अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में, सुदूर मतलब बहुत दूर रहने वाले लोगों में, अर्थात सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने व प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये था हमारा सीमावर्तीय सड़कें जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेल परिवहन। अब हमें समझना है, देखो स्थल परिवहन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक था हमारा रेल परिवहन। तो अब हमें सड़क परिवहन के बारे में समझ लिया, अब हम समझना है रेल परिवहन। तो रेलवे ट्रांसपोर्ट के बारे में समझना है, ठीक है। तो समझो कि सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। रेल परिवहन दूर दराज स्थलों तक यात्रियों के आवागमन तक माल ढोने के लिए बहुत उपयोगी है। अब इसे अच्छे समझते हैं, ठीक है। ऐसे समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ कि सड़क परिवहन की तुलना में, देखो सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन तीव्र होता। अब देखो आप एग्जाम्पल समझो, आप रोड पर हो, किसी भी मान लो हाईवे पर हो, आपकी निम्नतम स्पीड यदि अधिकतम स्पीड देखो, अधिकतम स्पीड तो देखो 180 150 होती है, पर निम्नतम स्पीड 10 5, तो आप मान लो 20 या 30 की स्पीड से जाओगे, 40 की स्पीड से जाओगे, या मान लो 70 की स्पीड से भी जाओगे। पर जो रेलवे होती है अर्थात जो ट्रेन होती है, रेलगाड़ी होती हैं, वो 120 150 की स्पीड से जाती हैं। कितने? 120 150 180 की स्पीड से जाती हैं। तो ये तीव्र, आपको जल्दी किसी मतलब कहीं स्थान पर जाना है आपको, तो ये ट्रेनें आपको जल्दी पहुंचा देती हैं, मतलब तीव्र एवं व्यवस्थित होती हैं, आपको तीव्र जल्दी गति से पहुंचा देती हैं। और ये व्यवस्थित होती हैं कि ये 8 बजे रेलवे स्टेशन पर आएगी तो 8 बजे आएगी। पर आपके साधन का कोई ठिकाना नहीं होता कि यहाँ पर मिलेगा, कितने बजे जाएगा, कोई नहीं। पर ये व्यवस्थित होती हैं कि ये दिल्ली से मुंबई तक जाएगा, कानपुर से लखनऊ तक जाएगा, ऐसी ही व्यवस्थित होती हैं। रेल परिवहन दूर दराज स्थलों तक यात्रियों को आवागमन तथा माल ढोने। अब माल ढोने, आप देखो ठेला से माल ढोगे तो एक बार में मान लो आप 100 बोरी ले जाते हो, और रेलगाड़ी में एक डिब्बे में 100 बोरी ले जाओ तो रेल डिब्बे में कम से कम 60 70 डिब्बे होते हैं। आप समझो एक बार में 700 800 बोरी ढोएगा, पर जो ट्रक है वो हमारी 100 बोरी ढोएगा। तो इसलिए माल ढोने के लिए भी ये बहुत उपयोगी है।
सड़क परिवहन की तुलना में रेल परिवहन तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। रेल परिवहन दूर दराज स्थानों पर यात्रियों के आवागमन तथा माल ढोने के लिए उपयोगी होता है। आशा करता हूँ आपको रेल परिवहन समझ में आ गया होगा। अब हम समझना रेल परिवहन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। समझो रेल परिवहन की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है कि सड़क परिवहन से रेल परिवहन की तुलना में यात्रियों को सस्ता एवं तीव्र होता है। अब देखो, आप यदि रोडवेज में जाओगे, बस में जाओगे या प्राइवेट कार में जाओगे, तो उसमें आपका टिकट जो होगा, मतलब आप जो टिकट मान लो, वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। पर रेलगाड़ी का टिकट बहुत सस्ता होता है। मान लो कि आप बुक करके गाड़ी जाते हो तो वो 5,000 में बुक होती है। बट आप रेलवे में जाओगे तो आपको पता चला आपका मान लो कानपुर से आपको दिल्ली जाना है, कानपुर से दिल्ली जाना, तो आपका टिकट मान लो कि मात्र 100 रुपये का होगा, और वहीं पे तो आप बुक करके जाओगे तो वो पता चला 5,000 10,000 का होगा। तो इसलिए इस रेल परिवहन और सड़क परिवहन से रेल परिवहन की तुलना में यात्रियों को सस्ता एवं तीव्र होता है, और ये आपको जल्दी छोड़ देगा वहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझो कि बड़ी लाइन की चौड़ाई, रेलवे की जो बड़ी लाइन की चौड़ाई होती है वो 1.5 मीटर होती है, अर्थात 1.5 मीटर होती है, 1.5 मीटर से अधिक होती है। मानक लंबाई की चौड़ाई 1.44 मीटर होती है, अर्थात 1.44 मीटर होती है। मानक लंबाई की चौड़ाई 1.44 मीटर होती है। छोटी लाइन की चौड़ाई 1 मीटर होती है। और दैनिक आवागमन के साधन के रूप में रेल ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और भारत में बड़ी लोकप्रिय है। कैसी है? बड़ी लोकप्रिय है। ये बहुत बड़ी मात्रा में भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, और चाइना में भी है। रेलों का विश्व वितरण। अब हमें रेलों का विश्व वितरण समझना है। तो विश्व भर में लगभग 13,70,782 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। देखो एक बार इसको समझो कि विश्व भर में लगभग 13,70,782 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। यूरोप यूरोप विश्व का संघनतम रेल मार्ग तंत्र वाला महाद्वीप है। देखो, तो विश्व भर में लगभग 13,70,782 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जिनमें यूरोप विश्व का सबसे संघनतम रेल तंत्र वाला महाद्वीप है। संघनतम का मतलब होता है सघन, सघन का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा पास पास पर रेल मार्ग तंत्र है। ठीक है, महाद्वीप है। इस महाद्वीप में 4,40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्गों का जाल है। ठीक है, यहाँ तक एक बार और समझो पहले कि विश्व भर में लगभग 13,70,782 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। यूरोप में विश्व का संघनतम रेल मार्ग तंत्र वाला महाद्वीप है। इस महाद्वीप में 4,40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का जाल है। बेल्जियम में रेल घनत्व विश्व में सर्वाधिक है। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वार्सा यूरोप के महत्वपूर्ण जंक्शन हैं। यूरोप का यूरो टनल ग्रुप द्वारा संचालित सुरंग रेल मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। एक बार इसको यहाँ तक और समझो कि विश्व भर में लगभग 13,70,782 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पाए जाते हैं। यूरोप विश्व का संघनतम रेल मार्ग वाला तंत्र है। इस महाद्वीप में 4,40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का जाल फैला हुआ है। बेल्जियम में रेल घनत्व विश्व में सर्वाधिक है। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वार्सा यूरोप के महत्वपूर्ण जंक्शन है। यूरोप का यूरो टनल ग्रुप द्वारा संचालित सुरंग रेल मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। अब हम इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट और समझ लो कि विश्व में रेल मार्गों के वितरण में असमानता पाई जाती है। पहली बात तो ये समझो कि विश्व में रेल मार्गों के वितरण में असमानता पाई जाती है। असमानता मतलब अलग अलग पाई जाती है। पश्चिमी यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए एवं यूरोपीय रूस में इनका घना जाल मिलता है। यहाँ के 3 रेल मार्ग प्रमुख हैं, वो कौन कौन से, उन्हें भी हम समझेंगे। पहले इस पर इसको समझो कि विश्व में रेल मार्गों के वितरण में असमानता पाई जाती है, अर्थात ये अलग अलग पाए जाते हैं। पश्चिमी यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए एवं यूरोपीय रूस में इसका घना जाल पाया जाता है। जिनमें से ये 3 रेल मार्ग, इनके 3 रेल मार्ग प्रमुख हैं, जिनमें से पहला रेल मार्ग है हमारा दक्षिणीय ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग। ये रेल मार्ग पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क नगर को पश्चिमी तट पर स्थित लॉस एंजेल नगर को जोड़ता है। अरब्रुक से इसकी एक शाखा न्यू ऑलियंसेस को जोड़ती है। इस मार्ग से मुख्यतः कच्चा माल एवं अनाज पूर्व की औद्योगिक क्षेत्रों में भेजा जाता है। एक बार इसको और समझो, दक्षिणीय ट्रांस कंटिनेंटल को, ठीक है, रेल मार्ग को एक बार और समझो, ठीक है, कि ये रेल मार्ग पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क नगर को पश्चिमी तट पर स्थित
लॉस एंजल नगर को जोड़ता है। अर्ब्रुक से इसकी एक शाखा न्यू ऑरलियंस को जोड़ती है। इस मार्ग से मुख्यतः कच्चा माल का अनाज पूर्व के औद्योगिक क्षेत्रों में भेजा जाता है। नेक्स्ट है कि मध्य ट्रांस, यहाँ लिख लेना, ठीक है, ट्रांस ऐड कर लेना, ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग, ठीक है, मध्य ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग। ये रेल मार्ग सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क को जोड़ता है। ये मार्ग सॉल्ट लेक, शिकागो, फिलाडेल्फिया एवं पिट्सबर्ग से जोड़ता है। तीसरा पॉइंट है, उसको समझो, उत्तरीय ट्रांस कंटिनेंटल रेल मार्ग को अब हमें समझना है। तो ये समझो कि ये रेल मार्ग इस देश का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। पश्चिम में सिएटल नगर और पूर्व में न्यूयॉर्क को जोड़ता है, और पोलिस, सेंट पॉल, डुलूथ एवं शिकागो नगर को लकड़ी, फल, मांस, अनाज, मछली, मशीन, लोहा इस्पात आदि का आवागमन इस मार्ग से होता है। अब हमें समझना है शीर्ष रेल प्रणाली के नेटवर्क वाले देशों को, ठीक है। अब हमें इसे समझना, जिनमें हमारा पहला देश है कनाडा। अब हमें समझना है कनाडा के, ठीक है। तो इस देश का कुल रेल मार्ग की लंबाई 48,000 किलोमीटर से अधिक है। यहाँ 2 रेल मार्ग प्रमुख हैं। इस देश में कुल रेल मार्ग की लंबाई 48,000 किलोमीटर से अधिक है। यहाँ 2 प्रमुख रेल मार्ग हैं, पहला क्यूबेक और दूसरा हेलीफैक्स। के आगे समझो रूस। अब हमें समझना है रूस के बारे में। यहाँ विश्व के रेल मार्गों की कुल लंबाई 11% भाग पर मिलती है। और इसको याद करके रखना, यहाँ से पूछता कनाडा के 2 प्रमुख रेल मार्ग अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। आपको याद रखना है हेलीफैक्स और क्यूबेक, ठीक है, क्यूबेक और हेलीफैक्स याद रखना है। रूस में समझो, यहाँ विश्व के रेल मार्गों की कुल लंबाई 11% भाग मिलता है। यूरोप में समझो, यूरोप के प्राय सभी देशों में रेल मार्गों का घना जाल मिलता है, अर्थात जो यूरोप महाद्वीप के अंदर जितने भी देश आते हैं उनका सबका घना जाल मिलता है। साथ ही सभी देशों एक दूसरे के रेल मार्ग से जुड़े हैं। यूरोप के प्रमुख रेल मार्ग निम्नलिखित हैं। अब हमें समझना है कहाँ के, यूरोप के प्रमुख रेल मार्ग, जिनमें से पहला है हमारा लंदन मॉस्को रेल मार्ग। अब हमें समझना है लंदन मॉस्को रेल मार्ग। ये रेल मार्ग पेरिस, वान, बर्लिन, वारसा होता हुआ जाता है। पहला समझ लो लंदन मॉस्को रेल मार्ग, ये यूरोप का है, ठीक, कहाँ का, यूरोप का है। ये रेल मार्ग पेरिस, वान, बुल्सन, वारसा होता हुआ जाता है। दूसरा है, उसे समझो, लंदन बुकारेस्ट रेल मार्ग। ये रेल मार्ग लंदन, साउथम्पटन, होवर, पेरिस, वियना, बुडापेस्ट होकर जाता है। तीसरा रेल मार्ग है हमारा यूरोप का पेरिस कीवी रेल मार्ग। हमें समझना है पेरिस कीवी रेल मार्ग के बारे में समझना। तो ये रेल मार्ग पेरिस से प्रयाग, कहाँ, प्रयाग, क्रेंकाओ होकर कीवी तक जाता है। कहाँ, क्रेंकाओ होकर कीवी तक जाता है। चौथा है हमारा स्टॉकहोम मिलान रेल मार्ग। अभी समझो, ये रेल मार्ग स्वीडन से हंगबर्ग एवं वान होकर इटली से मिलान नगर को जोड़ता है। अब हमें समझना है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। क्या समझना है, पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वे होते हैं जो महाद्वीप के दोनों ओर छोरों को परस्पर जोड़ देते हैं। इनका निर्माण आर्थिक विकास तथा राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रों और लंबी यात्राओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ये हमारा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। पार महाद्वीपीय रेल मार्गों वे मार्ग होते हैं जहां महाद्वीप के दोनों छोरों को जोड़ दिया जाता है, आपस में जोड़ देते हैं परस्पर, और इनका निर्माण आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न क्षेत्रों में लंबी यात्राओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट समझो कि पार साइबेरियन रेल मार्ग। अब हमें समझना पार साइबेरियन रेल मार्ग। 1904 में निर्मित यह विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग है। 9,322 किलोमीटर है। ये पश्चिम से मॉस्को को महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है, व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। ये दोहरा रेल मार्ग साइबेरिया के साधनों के प्रयोग हेतु निर्मित किया गया था। वनोत्पादन, खनिज एवं पशुओं से संबंधित उत्पादन यहाँ प्रमुख है। साइबेरियन के सभी बड़े नगर, अब हम समझते हैं इसके आगे। साइबेरियन के सभी रेल मार्ग इस रेल मार्ग पर स्थित हैं। इस रेल मार्ग पर स्थित जो साइबेरियन के सभी प्रमुख जंक्शन हैं या जिले हैं या शहर हैं, वो इसी रेल मार्ग पर स्थित हैं। वर्तमान समय में इसका विस्तार लेनिनग्राड तक हो गया है। कहाँ तक हो गया है, लेनिनग्राड तक हो गया है। ओमाक्स,
से पूर्व में चीता जंक्शन से एक शाखा खैबरोवक्स होकर तथा दूसरी चोग चुन होकर व्लादिवोस्टॉक पहुंचती है। कहाँ पहुंचती? व्लादिवोस्टॉक तक पहुंचती है। अब हमें समझना है पार कैनेडियन रेल मार्ग। ये कनाडा का एक महत्वपूर्ण पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 7050 किलोमीटर है। पार कैनेडियन रेल मार्ग पूर्व में हैलिफैक्स से प्रारंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनीपेग और कैलिगरी से होता हुआ पश्चिम तट पर स्थित वैंकूवर तक जाता है। इस रेल मार्ग का निर्माण 1886 में हुआ था। पार कैनेडियन रेल मार्ग सिंपल सा इतना समझो कि जो ये रेल मार्ग है ये कनाडा का एक महत्वपूर्ण पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसकी लंबाई 7050 किलोमीटर है और ये पार कैनेडियन रेल मार्ग पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर लास्ट में जाकर मिलता है कहाँ? वैंकूवर तक जाता है और इसका निर्माण कब हुआ था? 1886 में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट हमें समझना है संघ प्रशांत रेल मार्ग। क्या समझना है? संघ प्रशांत रेल मार्ग। यह रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवास, अडकन से होकर प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को नगर से जोड़ देता है। इस मार्ग द्वारा अयस्क, अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी का निर्यात किया जाता है। अब समझो ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। इसमें क्या है ये समझो कि ये रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर स्थित पर्थ से शुरू होकर कालगुरलिल, ब्रोकन हिल पर पोर्ट आयस्ता होता हुआ पूर्वी तट पर स्थित सिडनी तक जाता है। कहाँ? सिडनी तक जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सड़क परिवहन एवं रेल परिवहन की तुलना अर्थात अंतर। सड़क परिवहन एवं रेल परिवहन में अंतर समझ लो, तुलना समझ लो, कंपेयर समझ लो, कुछ भी समझ लो, पर समझते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे सड़क परिवहन के 5 पॉइंट, फिर हम उसी से संबंधित समझेंगे रेल परिवहन के 5 पॉइंट। तो पहले समझो सड़क परिवहन के कि सड़क परिवहन अधिक सुविधाजनक होता है। क्या होता है? सड़क परिवहन अधिक सुविधाजनक होता है। वहीं पर रेल जो होता है वो सुविधाजनक नहीं होता है। साथ में रेल परिवहन की भी समझ लो। सड़क परिवहन में समझो कि सड़क परिवहन सुविधाजनक होता है, रेल परिवहन सुविधाजनक नहीं होता है। नेक्स्ट समझो क्योंकि सड़कें बनाना सरल है। क्या? सड़कें बनाना सरल होता है। वहीं पर रेल पथ बनाना सरल नहीं होता है। रेल पथ बनाना सरल नहीं होता है। इसके आगे समझो तब आपको समझ में आएगा क्यों। सड़क परिवहन से निर्मित उपभोक्ता के द्वार तक पहुंच जाता है। जो सड़क परिवहन में होता है तो जो निर्माता होता है, किसी चीज़ का निर्मित करने वाला होता है, वो उपभोक्ता के द्वार डायरेक्ट घर के अंदर पहुंच जाता है, द्वार तक पहुंच जाता है। वहीं पर रेल परिवहन में समझो कि रेल परिवहन द्वारा उपभोक्ता के नगर तक ही पहुंच पाता है और बाकी कार्य सड़क से ही होते हैं। मान लो जो रेल परिवहन द्वारा उपभोक्ता के नगर तक ही पहुंचता है, किसी चीज़ को निर्माण का कारखाने पर उसे पहुंचाना घर तक, पर वो घर तक ना पहुंचा नगर तक ही पहुंचाता है और बाकी काम रोड से होता है। सड़क परिवहन का तीसरा पॉइंट है कि पर्वतीय तथा मरुस्थलीय भागों में सड़क मार्गों का विकास शीघ्र हो जाता है। पर्वतीय तथा मरुस्थलीय भागों में सड़क मार्गों का विकास शीघ्र हो जाता है। वहीं पर पर्वतीय तथा मरुस्थलीय भागों में रेल मार्गों का निर्माण कठिन होता है क्योंकि इनके निर्माण में बाधा आती है। चौथा पॉइंट समझ लो कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की सहायता के रूप में कार्य करता है। सड़क परिवहन रेल परिवहन की सहायता के रूप में कार्य करता है। वहीं समझो कि रेल परिवहन देश का मुख्य परिवहन होता है। रेल परिवहन देश का प्रमुख मुख्य परिवहन होता है। और लास्ट पॉइंट समझो कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क परिवहन का विकास संभव होता है। इसे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में बनाया जाता है। और लास्ट पॉइंट समझो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्गों का विकास संभव नहीं है क्योंकि इसे भीड़ भाड़ स्थान पर बनाया जाता है। ये था, मैंने कंपेयर बताया पर आपको समझ में कम आया होगा, इसलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक, पहले हम समझते हैं सड़क परिवहन के। तो सड़क परिवहन अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि सड़कें बनाना आसान है। ठीक है, सड़कें परिवहन से निर्मित उपभोक्ता के द्वार तक पहुंच जाता है अर्थात गेट तक पहुंच जाता है। पर्वतीय तथा मरुस्थलीय भागों में सड़क मार्गों का विकास शीघ्र हो जाता है। सड़क परिवहन रेल मार्ग के सहायक होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में सड़क परिवहन का विकास संभव है। इसे विरल मतलब जहाँ दूर दूर लोग रहते हैं, कम जनसंख्या रहती है, उसे विरल बोलते हैं। सघन का मतलब होता है ज़्यादा जनसंख्या रहना। ठीक है, ज़्यादा लोग, देखो विरल का मतलब होता है कम,
और विरल का मतलब होता है पास पास किसी चीज को, मतलब दूर दूर करना। किसी विरल का मतलब होता है दूर दूर, दूर दूर, और सघन का मतलब होता है पास पास। तो दूर दूर में देखो पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, जनसंख्या भी आ जाते हैं, जानवर भी आ जाते हैं, तो ऐसे समझो। ठीक है, इसे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र में बनाया जाता है किन्हें, सड़क परिवहन को। अब रेल परिवहन में समझो कि रेल परिवहन अपेक्षाकृत सुविधाजनक नहीं होता है। रेल पथ बनाना सरल नहीं है। रेल परिवहन द्वारा उपभोक्ता के नगर तक ही पहुंच जा सकता है, बाकी का रोड से होता है। पर्वतीय तथा मरुस्थलीय भागों में रेल मार्ग का निर्माण कठिन होता है क्योंकि इनके निर्माण में बाधा आती है। रेल परिवहन देश के प्रमुख परिवहन होता है, देश का परिवहन और मुख्य परिवहन होता है। और परिवहन जो ग्रामीण क्षेत्रों में रेल मार्गों का विकास संभव नहीं होता है क्योंकि इसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बनाया जाता है। ये था हमारा सड़क परिवहन और रेल परिवहन में अंतर या तुलना। ठीक है, अब हम समझते हैं इसके आगे। अब हमें समझना है जल परिवहन। जल परिवहन को इंग्लिश में कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक, वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में समझना है। ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जल परिवहन ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है क्योंकि कोई निर्माण लागत नहीं लगती है और बहुत कम रख रखाव लागत है लगता है। महासागरों को जोड़ने में विभिन्न आकारों के जहाज़ों के साथ अधिक से अधिक नेविगेशन आया है। जल परिवहन का समुद्रीय मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में विभाजन किया गया है। ठीक है, अब हम इसे अच्छे से समझते हैं, फिर हम इसके आगे समझेंगे कि ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है क्योंकि कोई निर्माण लागत नहीं लगती और बहुत कम रख रखाव लागत लगता है। महासागरों को जोड़ने में विभिन्न आकारों के जहाज़ों के साथ अधिक से अधिक नेविगेशन आया है। जल परिवहन के समुद्री मार्गों तथा अंतर्देशीय जलमार्गों में विभाजित किया गया है। अब हमें समझना है, समझो उत्तरीय अटलांटिक जलमार्ग। ठीक है, इसमें समझो कि सामुदायिक परिवहन हेतु ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इसकी पश्चिमी सीमा मध्य अमेरिका से हडसन की खाड़ी तथा पूर्वीय सीमा भूमध्य सागर तक विस्तृत है अर्थात फैला हुआ है। यूरोप में भूमध्य सागर से श्वेत सागर अर्थात सफ़ेद सागर तक एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वीय तटीय बंदरगाहों के मध्य समुद्रीय परिवहन हेतु इस जलमार्ग का उपयोग होता है। इस मार्ग में स्थित पतनों के पोताश्रय गहरे एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त होने से नौगम नदियों, नहरों, रेलमार्ग तथा सड़क कार माल की सुविधाओं ढुलाई होती है। इस मार्ग में मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के विकसित देश आते हैं, जिसके कारण संपूर्ण मार्ग पर बड़े पतनों का विकास होता है। अब हमें समझते हैं इसको अच्छे से, एक एक लाइन को अच्छे से समझते हैं। उत्तरीय अटलांटिक जलमार्ग में समुद्री परिवहन हेतु समुद्रिक परिवहन हेतु ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। ठीक है, कि समुद्रिक परिवहन हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्ग है। इसकी पश्चिमी सीमा, कैसी सीमा? पश्चिमी सीमा मध्य अमेरिका में हडसन की खाड़ी, पूर्वीय सीमा भूमध्य सागर तक फैली है। यूरोप में भूमध्य सागर से श्वेत सागर तक एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय बंदरगाहों के मध्य समुद्रिक परिवहन हेतु इस जलमार्ग का उपयोग होता है। इस मार्ग में स्थित पतनों के पोताश्रय अर्थात जहाजों को ठहरने वाला स्थान को जलपतन कहा जाता है, बंदरगाह कहा जाता है, और पोताश्रय जहाँ तक जहाजों को कहा जाता है। गहरे एवं आधुनिक सुविधाओं से युक्त होने के बाद नौगम नदियों, नहरों, रेल मार्ग तथा सड़क मार्गों का समुचित विकास होने के कारण माल की सर्वाधिक ढुलाई होती है। ढुलाई मतलब ढोने का कार्य होता है। और इस मार्ग में मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के विकसित देश आते हैं। इसके कारण संपूर्ण मार्ग पर बड़े पतनों का विकास किया गया अर्थात बड़े बड़े बंदरगाह बनाए गए हैं। जहां पर जहाज रुकते हैं उन्हें बंदरगाह कहा जाता है। जल परिवहन का दूसरा जलमार्ग समझो कौन सा कि पश्चिमी यूरोपीय जलमार्ग। क्या नाम है इसका? पश्चिमी यूरोपीय जलमार्ग। इस मार्ग का विस्तार आंध्र महासागर, स्वेज नहर, लाल सागर एवं हिंद महासागर तक है। इस मार्ग का में सामग्रिक एवं कच्चे माल का आदान प्रदान होता है। पश्चिमी यूरोप देश, मध्य पूर्व एशियाई देश, पूर्वीय अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को व्यापारिक दृष्टि से जोड़ने में ये जलमार्ग अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वेज नहर एवं जलमार्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत कड़ी है। इस जलमार्ग में मुख्य रूप से खाद्यान्न, फल, शराब, तंबाकू, कपास, लोहा, खनिज
तथा पेट्रोलियम का आवागमन होता है। इस जलमार्ग के 5 उप जलमार्ग हैं, जो हम बाद में समझेंगे। पहले इसको एक बार और समझते हैं। पश्चिमी यूरोपीय जलमार्ग, इस मार्ग का विस्तार तथा इसका फैलाव आंध्र महासागर से स्वेज नहर तक, लाल महासागर से हिंद महासागर तक है। इसका फैलाव कहाँ तक, इसका फैला कहाँ तक है? ये आंध्र महासागर से स्वेज नहर तक फैला हुआ है, लाल महासागर से हिंद महासागर तक फैला हुआ है। इन मार्गों में सामग्री एवं कच्चे माल का आदान प्रदान किया जाता है। पश्चिमी यूरोप देशों में, किन में? पश्चिमी यूरोप देशों में, मध्य पूर्व एशियाई देशों में, पूर्व अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड को व्यापारिक दृष्टि से जोड़ने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये जलमार्ग। ठीक है। स्वेज नहर एवं जलमार्ग की स्वेज नहर इस जलमार्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत कड़ी है। स्वेज नहर जो है इस जलमार्ग की सबसे महत्वपूर्ण विस्तृत कड़ी है। इस जलमार्ग से मुख्य रूप से खाद्यान्न, फल, शराब, तंबाकू, कपास, लोहा, खनिज तथा पेट्रोलियम का आवागमन होता है। इस जलमार्ग के 5 उप जलमार्ग स्थित हैं, जिन्हें हम समझते हैं। देखो, पहला है पश्चिमी यूरोप से पूर्व की ओर स्थित ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड का मार्ग। पश्चिमी यूरोप से पूर्व की ओर स्थित ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड का मार्ग। दूसरा है दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिमी यूरोप जलमार्ग। तीसरा है पश्चिमी यूरोप एवं जापान के मध्य जलमार्ग ठीक है, जापान के मध्य जलमार्ग। पश्चिमी यूरोप एवं जापान के मध्य जलमार्ग। दक्षिणी पूर्व एशिया में भूमध्य सागर तक जलमार्ग। पश्चिमी यूरोप से पूर्व अफ्रीका तक का जलमार्ग। ये है हमारे पश्चिमी यूरोप जलमार्ग के उप 5 जलमार्ग थे। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा पश्चिमी यूरोप जलमार्ग। अब हम समझते हैं इसके आगे। दूसरा जल परिवहन का मार्ग समझो, उत्मांसा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। इसे केप ऑफ गुड होप के नाम से भी विख्यात है, इसे जाना जाता है। और चौथा है दक्षिणी अमेरिका पूर्वी तटीय जलमार्ग। पांचवा है पश्चिमी दक्षिणी अमेरिकी जलमार्ग। हमारा सबसे मेन और महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वेज नहर। यहाँ से हर साल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि स्वेज नहर और आदि में क्वेश्चन पूछता है। स्वेज नहर के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आप समझते हैं स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर क्या, उसे समझते हैं कि ये नहर संसार की सबसे बड़ी जहाजीय नहर है। ये नहर संसार की सबसे बड़ी जहाजीय नहर है, जो स्वेज के स्थान डमरू मध्य को भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये बात याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किन 2 स्थानों को जोड़ती है। तो ये स्वेज के स्थान डमरू मध्य को भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दूसरा, ये नहर 1869 में 180 लाख पाउंड खर्च करके बनाई गई थी। 1956 के बाद में इस नहर पर मिस्र का अधिकार है। यह नहर लाल सागर स्थित पोर्ट स्वेज को भूमध्य सागर स्थित पोर्ट सदाई से जोड़ती है। यह नहर लगभग 160 किलोमीटर लंबी तथा गहरी 11 से 15 मीटर एवं चौड़ाई 60 मीटर है। ये नगर समुद्र तट पर स्थित बनी हुई है। ये सर्वाधिक घने बसे आबादी वाले देशों के मध्य से गुजरती है और इसके द्वारा दूसरे मार्गों की अपेक्षा अधिक देशों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये थे इसके 7 पॉइंट, और हम इसके 7-8 पॉइंट और समझने वाले हैं। तो पहले हम समझते हैं इसको एक बार और अच्छे से, स्वेज नहर के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसे हमें अच्छे से समझना जरूरी है कि ये नहर संसार की सबसे बड़ी जहाजीय नहर है, जो स्वेज के स्थान डमरू मध्य को भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट है कि ये नहर 1869 में बनाई गई थी। 180 लाख पाउंड खर्च करके बनाई गई थी। 1956 के बाद इसमें मिस्र का अधिकार हो गया था। और चौथा पॉइंट है कि ये नहर लाल सागर स्थित पोर्ट स्वेज को भूमध्य सागर स्थित पोर्ट सदाई से मिलाती है। पांचवा पॉइंट समझो कि ये नहर, बार बार मैं इसे नगर पढ़ जाता हूँ, लिखा नहर है, कि लगभग 180 किलोमीटर लंबी तथा गहराई 11 से 15 मीटर एवं चौड़ाई 60 मीटर है। यह नहर समुद्र तट पर बनी हुई है। कहाँ बनी हुई? समुद्र तट पर बनी हुई है। और सातवां पॉइंट समझो कि ये सर्वाधिक घने बसे आबादी वाले देशों के मध्य में से गुजरती है और इसके द्वारा दूसरे मार्गों की अपेक्षा अधिक देश तक आसानी से पहुंचा जा सकता है।
इसका नेक्स्ट पॉइंट 18 नंबर का पॉइंट है, सॉरी 8वें नंबर का पॉइंट है, रेतीला तट होने से इसमें जहाज 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती हैं। 9वां पॉइंट समझो कि नहर पार करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। 10वां पॉइंट है, अब नहर में 24 घंटे यातायात चलते रहने से एक दिन में 100 जहाजें तक आ जा सकती हैं। इसको आप एक कहानी टाइप का भी लिख सकते हैं। मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखा जिससे आपको याद हो जाए, इस वजह से मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है। 11वां नंबर का समझो कि इस नहर के बनने में यूरोप एवं पूर्वी देशों के बीच की दूरी में बहुत कमी आई है। मध्य पूर्व एवं सुदूर पूर्वी देशों में खनिज तेल एवं खजूर, अन्य देशों में चाय, पटसन, सूती वस्त्र, खनिज तिलहन, शक्कर, कलात्मक वस्तुएं, रबड़, मसाले आदि का निर्यात किया जाता है। अब इस नहर के नीचे सुरंग बनाकर उसे विभिन्न अवस्थाओं में अधिक गहरा किया जा रहा है, जिससे 22 मीटर गहरा एवं 415 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है, ताकि सबसे बड़े टैंकर भी यहाँ से गुजर सके। यह था हमारा स्वेज नहर के बारे में 13 पॉइंट, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। अब हम समझते हैं इसके आगे। हमारा पनामा नहर, ये बॉडी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमने स्वेज नहर के बारे में सब कुछ समझा, वैसे ही हम समझेंगे पनामा नहर। जैसे पनामा नहर और स्वेज नहर में कभी कभी अंतर लिखने को आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये तैयार कर लेना है। चलो समझते हैं। ये नहर पनामा के स्थल मंडल को काट कर 1914 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1914 में बनाई गई थी। किसको काट कर बनाई गई थी? पनामा के स्थल मंडल को काट कर ये 1914 में बनाई गई थी। नेक्स्ट आगे इसका समझो कि ये प्रशांत तट पर पनामा को आंध्र महासागर के तट पर कोलोन से जोड़ती है। कहाँ जोड़ती है? कोलोन से जोड़ती है। जो पनामा, ये प्रशांत तट पर पनामा को आंध्र महासागर के तट पर कोलोन, कहाँ? कोलोन से जोड़ती है। ये नहर 72 किलोमीटर लंबी, कितनी? 72 किलोमीटर लंबी, 12 मीटर गहरी, कितनी? 12 मीटर गहरी और 30 मीटर चौड़ी है। इसको पार करने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। प्रतिदिन लगभग 50 जहाज इस नहर से होकर निकलती हैं। कितनी जहाज निकलती हैं? 50 निकलती हैं। और पार करने में कितना समय लगता है? 7 से 8 घंटे का समय लगता है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर है, लंबाई 12 मीटर है और इस नहर की गहराई 12 मीटर है और लंबाई 72 किलोमीटर है। आगे समझो, इस नहर को बनाने में एक पहाड़ी को काट दिया गया था। किसको काट दिया गया था? एक पहाड़ी को, अर्थात पहाड़ को काट दिया गया था। इस कारण इसका तल सर्वित्र, अर्थात सवित्र समान नहीं है। जो समान मतलब सवित्र मतलब चारों तरफ समान नहीं है, क्योंकि एक पहाड़ को काटकर बनाया गया था और झीलों का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए मतलब पहाड़ को काटकर बनाया गया था, जो सर्वित्र समान नहीं है, इसलिए यहाँ पर झीलों का प्रयोग करना पड़ता है। इनमें तीन झीलें हैं। इसमें 3 झीलें हैं। वसेज नदी के जल से विद्युत शक्ति बनाकर जहाज़ों को नहर से खींचने का काम किया जाता है या लिया जाता है। इस नहर के बन जाने से सबसे अधिक लाभ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को हुआ है। लाभ सबसे अधिक किसको हुआ? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को हुआ है। इसके पश्चिमी और पूर्वी तटों के मध्य बहुत कम दूरी रह गई है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बीच की दूरी बहुत कम रह गई है। इसके द्वारा सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क जाने में 13 किलोमीटर, लिवरपूल जाने में 9100 किलोमीटर अर्थात 9100 किलोमीटर, न्यू अर्लेसिया जाने में 14,250 किलोमीटर की दूरी को बचत हुई है। अब देखो कि इसके द्वारा सैन फ्रांसिस्को में से न्यूयॉर्क जाने में 13,000 किलोमीटर, लिवरपूल जाने में 9,100 अर्थात 9100 किलोमीटर और न्यू ऑरलियंस जाने में 14,250 किलोमीटर की दूरी की बचत हुई है। नहर द्वारा प्रशांत तट की ओर कुल व्यापार लगभग 56% होता है। कितना होता है? 56% होता है। यह था हमारा पनामा नहर के बारे में जानकारी। अब हम समझते हैं इसके आगे। हमारा आंतरिक जलमार्ग क्या है, अब हमें इसे समझना है। कैसा? आंतरिक जलमार्ग तो महासागरीय तटीय क्षेत्र, झीलें, नदियों और नहरों से संपन्न होने वाली जल परिवहन आंतरिक जल परिवहन कहलाता है। कैसा? जल परिवहन कहलाता है।
इसे राष्ट्र के आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है। इसे राष्ट्र का आंतरिक जलमार्ग कहा जाता है। आंतरिक जलमार्ग क्या है? ये महासागरीय तटीय क्षेत्र, झीलें, नदियाँ और नहरों में संपन्न होने वाली जल परिवहन आंतरिक जल परिवहन कहलाता है। इसे राष्ट्र के आंतरिक जलमार्ग भी कहते हैं। अब समझो राइन परिवहन क्या है। क्या? राइन जल मार्ग क्या, इसे समझते हैं। राइन जल मार्ग। राइन जल मार्ग विश्व का सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जल मार्ग है। इससे होकर प्रति वर्ष लगभग 20,000 से अधिक जलयान तथा 2 लाख से अधिक मालवाहक जलयान गुजरते हैं। राइन नदी जर्मनी नीदरलैंड को एक महत्वपूर्ण नदी है। राइन नदी जर्मनी नीदरलैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट हमें समझना है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा डैन्यूब जलमार्ग। यूरोपीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं देने वाला डैन्यूब जलमार्ग एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है। ये नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों में नौगम्स है। इस जलमार्ग से गेहूं, मक्का, मशीनरी तथा इमारती लकड़ी का निर्यात किया जाता है। और लास्ट पॉइंट हमारा जलमार्ग का वोल्गा जलमार्ग। वोल्गा जलमार्ग के बारे में समझते हैं। वोल्गा आंतरिक जलमार्ग रूस के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र को अपनी सेवाएं देता है। ये नदी 11,200 किलोमीटर तक नौगम है तथा बाद में कैस्पियन सागर में गिर जाती है। वोल्गा मॉस्को नहर तथा वोल्गा डॉन नहर इसके सहायक जलमार्ग है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वृहद झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। वृहद झीलें का मतलब होता है बड़ी झीलें। अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित सुपीरियन, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी तथा ओरेंटेरियो अमेरिका की महान झीलें कहलाती हैं। ये पांचों झीलें सुनहर तथा वेल्डर नगर से जुड़कर आंतरिक जलमार्ग की सुविधाएं प्रदान करती हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एंचुरियारी वृहद झीलों से जुड़कर उत्तरी अमेरिका के उत्तरीय भाग में वृहद तथा महत्वपूर्ण वृहदीय जलमार्ग का निर्माण करती है। इस जलमार्ग पर डुलूथ और बालफेलो पतन आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। इस क्षेत्र की नहरें लगभग 3.5 मीटर तक गहरी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिसिसिपी जलमार्ग। मिसिसिपी ओहियो जलमार्ग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आंतरिक भागों में दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी तथा जल परिवहन की सुविधाएं देता है। इस जलमार्ग में लंबे स्टीमर चलते हैं जो अधिक सवारियों और अधिक भारी माल को ढोकर ले जाने में सक्षम होते हैं। मिनियापोलिस इस आंतरिक जलमार्ग के अंतिम छोर पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर ट्रांसपोर्ट अर्थात वायु परिवहन। अब हमें समझना है वायु परिवहन के बारे में। तो समझो आधुनिक समय में यात्री व वस्तुओं के परिवहन की दृष्टि से वायु परिवहन का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके द्वारा तीव्र गति से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्षमता के कारण ये परिवहन माध्यम दिनों दिन लोकप्रिय होता जा रहा है। देखो वायु परिवहन में आप सिंपल सी बात ये समझ सकते हो कि इसके द्वारा तीव्र गति से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। यही है हमारा वायु परिवहन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायु मार्गों के प्रकार। हमने समझा वायु परिवहन क्या, वायु परिवहन के बारे में समझते हैं वायु मार्गों के प्रकार, जिनमें से पहला है अंतिम महाद्वीपीय वायु मार्ग। अंतिम महाद्वीपीय वायु मार्ग वे वायु मार्ग विभिन्न महाद्वीपों के देशों से होकर गुजरते हैं। स्वाभाविक है कि इनकी लंबाई बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, दिल्ली, मुंबई आदि वायु मार्ग। ठीक है। अंतरिम महाद्वीप वायु मार्ग में समझो कि वे वायु मार्ग विभिन्न महाद्वीपों के देशों से होकर गुजरते हैं। स्वाभाविक है कि इनकी लंबाई बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, रोम, दिल्ली, मुंबई आदि वायु मार्ग है। अब हमें समझना महाद्वीपीय वायु मार्ग। क्या समझना? महाद्वीपीय वायु मार्ग ये वायु मार्ग एक ही महाद्वीप के विभिन्न देशों से होकर गुजरते हैं। ये एक ही देश के विभिन्न महाद्वीपों से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट समझो राष्ट्रीय वायु मार्ग। क्या? राष्ट्रीय वायु मार्ग ये वायु मार्ग किसी राष्ट्र के प्रमुख नगरों से होकर गुजरते हैं।
ये वायु मार्ग किसी राष्ट्र के प्रमुख नगरों से होकर गुजरते हैं। नेक्स्ट है प्रादेशिक वायु मार्ग। अब हमें समझना प्रादेशिक वायु मार्ग क्या होता है। संपन्न देशों में प्रादेशिक स्तर पर भी वायु सेवा प्रदान की जाती हैं, अतः ऐसे मार्गों को प्रादेशिक वायु मार्ग की संज्ञा दी गई है। नोट पॉइंट है उसे समझ लेते हैं कि विश्व में 60% वायु मार्गों का उपयोग अकेला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका करता है। अब हमें समझना वायु परिवहन का महत्व क्या है। वायु परिवहन के महत्व जिनमें से पहला समझो कि पर्वतीय पठारीय नदियों से युक्त एवं वनाच्छित क्षेत्रों में परिवहन के लिए वायु यातायात उपयोगी है। अब इस समझो पर्वतीय है, कैसे पर्वत पठारियाँ नदियाँ हैं, वहाँ पर हम न तो जहाज से जा सकते, ऐसे बहुत सी नदियाँ होती हैं जिनमें से हम पर्वत होते हैं, नदियाँ होती हैं जिनमें हम नाव से रोड से नहीं जा सकते, वनों द्वारा जो घने जंगल हैं उनसे भी नहीं जा सकते, तो हम किन से जाएंगे, वायु परिवहन से ही हम जा सकते हैं। दूसरा समझो कि विश्व के दूर दूर स्थित नगरों एवं क्षेत्रों के लिए कम समय में यात्रा करने के लिए वायु यातायात रामबाण साबित हुआ है। अब मान लो बहुत दूर दूर देश विदेश जाना है तो हम किससे, क्या साइकिल से जाएंगे कि बाइक से जाएंगे तो वायुयान से ना, मतलब तो आप समझ सकते हो। नेक्स्ट तीसरा है कि वायु परिवहन चिकित्सा, पर्यटन तथा सम्मान पर्यटन को बढ़ाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा पॉइंट समझो कि वायु यातायात अंतर्राष्ट्रीय संपर्क बढ़ाकर व्यापार तथा उद्योग के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा समझो कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में वायु यातायात बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमारे जितने भी लड़ाकू विमान होते हैं वो देश की सुरक्षा, सीमा सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये वायु देखो अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी देश से दोस्ती हो जाती है तो वहाँ आवागमन में, व्यापार में वृद्धि होती है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी रहती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पाइपलाइन परिवहन क्या होता है। अब हमें इसे समझना है। पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन के द्वारा जल, खनिज तेल, अवमल, नाली के मल, कोयला, चूर्ण को पानी में घोलकर सुविधापूर्वक परिवहन किया जाता है। वर्तमान समय में पाइपलाइन बड़ी मालवाहक साधन बनकर उभरी है। इसके द्वारा सभी तरल एवं गैसीय पदार्थ को सुविधाजनक ढंग से परिवहन किया जाता है। ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आप इसको एक दो बार पढ़ना और समझ जाओगे कि पाइपलाइन क्या है। देखो पाइपलाइन परिवहन के द्वारा जल, खनिज तेल, बस इतना याद रखो, जल, खनिज तेल, कोयला, चूर्ण को पानी में घोलकर सुविधापूर्वक परिवहन किया जाता है। वर्तमान समय में पाइपलाइनों की बड़ी मालवाहक साधन बनकर उभरी हुई है। इसके द्वारा सभी तरल एवं गैसीय पदार्थों को सुविधाजनक ढंग से परिवहन किया जाता है। बिग इंच संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल निकाली जाती है। बिग इंच ये याद रखना, बिग इंच ये याद रखना, ये कहाँ की है, एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक पाइपलाइन, प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो क्या करती है, मैक्सिको की खाड़ी से स्थित तेल के कुओं में उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल लेकर जाती है। अब इसके महत्व समझ लेते हैं। पाइपलाइन के महत्व क्या क्या है। पाइपलाइन परिवहन के महत्व, तो वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादों एवं तेल तथा प्राकृतिक गैस के उपयोगों में काफ़ी वृद्धि हुई है। उत्पादन क्षेत्रों में शोधनशालाओं तथा यहाँ से उपभोक्ता क्षेत्रों में इसे सुरक्षित पाइपलाइन से भेजा जाता है। ये पाइपलाइन थल एवं जल दोनों क्षेत्रों में आसानी से बिछाकर इन पदार्थों को सुगमता से भेजा जा सकता है। देखो पाइपलाइन का महत्व सिंपल से समझो कि पाइपलाइन से हम थल और जल दोनों में हम पाइपलाइन की सुरंग बनाकर उसमें गैसीय, पेट्रोलियम, खनिज चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। यही है हमारा पाइपलाइन परिवहन का महत्व। समझो पाइपलाइन परिवहन के दोष कौन कौन से, ये समझते हैं। पाइपलाइन परिवहन के दोष, तो पाइपलाइन भूमि में गहराई में बिछाई जाती हैं। कहाँ बिछाई जाती है, भूमि की गहराई में बिछाई जाती हैं, जो तांबे से बनी होती हैं। कैसे बनी होती है, तांबे से बनी होती है। अतः इसे बनाने में भारी धन व्यय अर्थात धन खर्च करना पड़ता है। एक बार पाइप बिछ जाने के बाद उसकी क्षमता में वृद्धि करना संभव नहीं है। पाइपलाइन में एक बार रिसाव, मतलब यहाँ मतलब रिसाव का मतलब होगा, रिसाव का मतलब है लीकेज हो जाना। क्या, लीकेज हो जाना। तो पाइपलाइन में एक बार रिसाव हो जाने पर इसका पता लगाना कठिन होता है, अतः रिसाव में भारी हानि उठानी पड़ती है। नेक्स्ट समझो कि निर्धन देशों के लिए पाइपलाइन परिवहन मात्र एक सपना ही होता है।
निर्धन देशों के लिए पाइपलाइन परिवहन मात्र एक सपना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संचार। क्या अब हमें संचार के बारे में कुछ पॉइंट को समझना है। तो संचार का समान अर्थ है संदेशों का प्रसार अर्थात प्राचीन काल में संदेश धुएं एवं ढोल बजाकर पक्षियों द्वारा संदेश वाहकों द्वारा भेजा जाता था। धीरे धीरे संचार क्षेत्र में अभी विकास हुआ। टेलीग्राफ और टेलीफोन ने संचार के क्षेत्र में नई क्रांति ला दी। 1844 ईस्वी में सैमुअल मोरल्स ने टेलीग्राफ का आविष्कार कर मानव मात्र में देश वाहक का जो उपहार दिया। फिर ग्राहम बेल ने टेलीफोन तथा मार्कोनी ने रेडियो की आविष्कार किया। वर्तमान में टेलीफोन का स्थान सेल फोन ने ले लिया है, जिसे उपग्रहों ने में सफल बनाया है। इसे एक बार और समझते हैं संचारकों की। संचार का समान अर्थ है संदेशों का प्रसार। तो प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, प्राचीन काल में संदेश कैसे भेजते थे, धुएं कर दिए जाते थे कि कुछ आइडिया हो जाए, ढोल बजाकर अर्थात जिसे अपनी देहाती भाषा में डिग्गी पीटना कहते हैं, ढोल बजाकर पक्षियों कबूतर जा मेरी चिट्ठी देकर आ, कबूतरों द्वारा पक्षियों द्वारा संदेश को भेजा जाता था। ठीक है, बाद में कुछ समय बाद धीरे धीरे विकास हुआ और टेलीग्राफ और टेलीफोन ने संचार के क्षेत्र में नई क्रांति ले आई। फिर क्या हुआ 1844 ईस्वी में सैमुअल मोरस ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया। किसने टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ। फिर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर दिया और मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार कर दिया। फिर वर्तमान में क्या हुआ, अब प्रेजेंट में टेलीफोन का स्थान सेल फोन ने ले लिया है, जिसे उपग्रहों ने सफल बनाया है। अब समझो भारत में उपग्रह संचार के बारे में। भारत में उपग्रह संचार तो कृत्रिम उपग्रह संचार को बढ़ाने और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पृथ्वी की कक्ष में तैनात है। ये उपग्रह संचार है जिसने प्रति यूनिट लागत और संचार का समय भी कम कर दिया है। भारत ने अपना स्वयं का उपग्रह आर्यभट्ट विकसित किया और इसे 19 अप्रैल 1979 को भास्कर 1979 में और रोहिणी में 1980 में लॉन्च किया। भास्कर, चैलेंजर और इनसैट आईबी उपग्रहों का उपयोग लंबी दूरी के संचार और मौसम पुनर्नुमान के लिए किया जाता है। भारत में उपग्रह संचार के बारे में देखें इतना है कि कृत्रिम उपग्रह संचार को बेहतर बढ़ाने और संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पृथ्वी की कक्ष में तैनात है। ये उपग्रह संचार के जिसने प्रति यूनिट लागत और संचार का समय भी कम कर दिया है। भारत ने अपना स्वयं का उपग्रह आर्यभट्ट विकसित किया है। बस आप इतना समझ सकते हो, इतना ही लिखना और इसके आगे मत लिखना बस। ठीक, अब हम समझना है और भी देखो इसके आगे हम देखो, आपको ज़्यादा याद न रहे तो यहाँ तक लिख देना कि उपग्रह आर्यभट्ट को विकसित किया, और इसके आगे भी आपको याद रहे तो इसके आगे लिख देना। इसे 19 अप्रैल 1979 को भास्कर 1979 में और रोहिणी में 1980 में लॉन्च किया। भास्कर, चैलेंजर और इनसैट आईबी उपग्रहों का उपयोगी लंबी दूरी के संचार एवं मौसम पुनर्नुमान के लिए किया जाता है। और अब हमें समझना है साइबर स्पेस इंटरसेप्ट क्या है। साइबर स्पेस इंटरसेप्ट क्या है, ये हमें समझना है। ये नवीनतम तकनीकी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत स्थान तक पहुंच द्वारा तत्काल कनेक्टिविटी है। इस साइबर स्पेस या इंटरनेट कहा जाता है और इसे वर्ल्ड वाइड वेब www द्वारा शामिल किया गया है। अधिकांश इंटरनेट उपभोक्ता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत में है। ईमेल, ई-कॉमर्स, ई लर्निंग और ई गवर्नेंस के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक स्थान का विस्तार हुआ है। यह था हमारा लास्ट टॉपिक। दोस्तों यहाँ पर चैप्टर होता है समाप्त। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जो भी आपके डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और यदि चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्द ही वीडियो और आने वाली हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन होने वाली है इस चैनल पर। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।